स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और जैसा कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री विलेन का पार्ट सेकंड। कल हमने आपको बताया था विलेन और उसके प्रकार, यानी क्या होता है विलेन और विलेन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या फिर हम किसे विलेन कहते हैं, किसे कैसे डिफाइन करेंगे विलेन को। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है विलेयता। विलेयता क्या है? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक में घुल जाती है। निश्चित ताप पर विलायक में घुलने का मतलब क्या है, निश्चित ताप का तात्पर्य क्या है, ये बताएंगे हम आपको। निश्चित ताप का मतलब हो गया कि तापमान को आप स्थिर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्थिर। जब आप तापमान को स्थिर कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, तो किसी भी विलायक में विलेय की जो अधिकतम मात्रा आप घोल सकते हैं, किसी भी विलायक में विलेय की जो अधिकतम मात्रा आप घोल सकते हैं, उससे उस पदार्थ की क्या कहते हैं? विलेयता। विलेयता। अब विलेयता टेम्परेचर स्थिर रखने के लिए मैंने इसलिए बोला था कि जैसे जैसे आप विलेयता का मान बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, जो विलेयता है वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को घटाओगे विलेयता घटती जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि टेम्परेचर स्थिर रखने के लिए इसीलिए कहा गया, या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का रीजन क्या था कि जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और उस पर आप विलायक का कोई भी अमाउंट लेते हैं और उस विलायक में आप विलेय को मिलाते हैं, और विलेय को मिलाने के बाद में ये चेक करते हैं कि इसकी सॉल्बिलिटी क्या है, इसकी विलेयता क्या है, तो वो उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता। यानी कि आपको टेम्परेचर को क्या रखना है? स्थिर। तो फिर हम विलेयता आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरा है, या फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? गैसों के द्रव में विलेयता। आप ये बताइए, कल मैंने आपको बताया था विलयन। विलयन यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। जिसमें एक होता है विलेय और दूसरा होता है हमारा विलायक। विलेय जिसकी मात्रा कम हो और विलायक जिसकी मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, इतनी बातें आपको बता दी गई थी। उसके बाद गैसों के द्रव में विलेयता। मान लीजिए कोई विलयन है जिसमें जो विलायक है, विलायक द्रव अवस्था में है तथा जो विलेय है वो गैसीय अवस्था में है। गैसों के द्रव में विलेयता यानी जो विलायक है वो द्रव अवस्था में है और जो विलेय है वो गैसीय अवस्था में है। भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। मतलब जितनी भी गैसें हैं उन सभी की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। कोई गैस द्रव में अधिक मात्रा में विलेय हो जाती है और कोई गैस द्रव में कम मात्रा में विलेय हो जाती है। रीजन क्या है कि कुछ गैसें अधिक से अधिक मात्रा में विलेय हो जाती हैं और कुछ गैसें कम मात्रा में विलेय हो जाती हैं, जिसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार है जिसको कहते हैं अवशोषण गुणांक। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। मैं कुछ गैसों का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुलनशील होती हैं। यानी जो ऑक्सीजन गैस है वो जल में बहुत कम मात्रा में घुलेगी, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो जल में अत्यधिक मात्रा में घुल सकती है। यानी इस गैस की द्रव में जो विलेयता है वो अधिक है, क्योंकि इसके अवशोषण गुणांक का मान अधिक है। देखिए, मैंने जो कहा था अवशोषण गुणांक अभी आपको बताने के लिए वो आ ही गया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं अवशोषण गुणांक क्या होता है। अवशोषण गुणांक। अवशोषण का मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अवशोषण का मतलब क्या है। अवशोषण, अवशोषित करना। क्या करना? अवशोषित। यानी कि
कोई भी गैस किसी भी द्रव में अधिक से अधिक कितना अवशोषित हो सकती है, उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अवशोषण गुणांक। निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, किसी विलायक के निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम आपको क्या रखना है, कांस्टेंट, वॉल्यूम आपको फिक्स रखना है। घुली हुई गैस के मानक ताप एवं एसटीपी पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। जैसे जैसे अवशोषण गुणांक का मान बढ़ता जाएगा, गैस की द्रव में जो विलेयता है वो भी बढ़ती चली जाएगी, जिसका मेन रीजन क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर समझाता हूं। कुछ गैसें हैं जिनके अवशोषण गुणांक का मान मैं यहां पर लिख रहा हूं, हीलियम, दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हमारा है NH3 और फोर्थ हमारा है नाइट्रोजन गैस। हीलियम के अवशोषण गुणांक का मान होता है 0.009, 0.009 और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण गुणांक का मान होता है 0.88। NH3 के अवशोषण गुणांक का मान होता है 1.10 और N2 के अवशोषण गुणांक का मान होता है 0.015, 0.015। अब देखिए ये क्या है, इनका अवशोषण गुणांक, और ये क्या है, गैसें। अब जैसे जैसे इनके अवशोषण गुणांक का मान बढ़ता जाएगा, गैसों की अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की जो विलेयता है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। कि जैसे जैसे अवशोषण गुणांक का मान बढ़ता है, गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती जाती है। अवशोषण गुणांक का मतलब कि कोई भी गैस कितनी मात्रा में किसी भी द्रव में अवशोषित हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ और आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। एक साइंटिस्ट थे हेनरी और राउल्ट। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिनका गैस की विलेयता को एक्सप्लेन करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने बताया कि कोई भी गैस यदि वो द्रव में घुलती है तो क्यों घुलती है, कैसे घुलती है और कितनी मात्रा में घुलती है, इस बात की जानकारी हमें हेनरी के नियम से मिलती है या फिर हेनरी से मिलती है। हेनरी के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने टेम्परेचर को स्थिर रखा, कांस्टेंट रखा, और स्थिर ताप पर किसी भी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है, गैस के वहां पर दाब लिखा हुआ है, सॉरी यहां पर होना चाहिए आंशिक दाब, यहां पर होना चाहिए आंशिक दाब, यानी गैस के स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी जो विलेयता है, जो सॉल्युबिलिटी है, वो आंशिक दाब के समानुपाती है। जैसे जैसे आप सॉल्युबिलिटी बढ़ाते जाओगे, गैस की विलेयता बढ़ती जाएगी, और यदि आप सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता घटाना चाहते हैं तो आपको आंशिक दाब को घटाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ P इज प्रोपोर्शनल टू x, यानी P किसके समानुपाती है, x के। P क्या है, आंशिक दाब। मैं यहाँ लिख रहा हूँ P क्या है, गैस का आंशिक दाब। x क्या है, गैस के मोल अंश, गैस के मोल अंश। तो P x के समानुपाती है, यानी आंशिक दाब P गैस के मोल अंश x के समानुपाती है। जैसे जैसे आप आंशिक दाब बढ़ाओगे, गैस का मोल अंश भी बढ़ता जाएगा। यदि आप गैस के मोल अंश को बढ़ाओगे तो आंशिक दाब भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आप यहाँ से समानुपाती वाला निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, KH इंटू एक्स, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहाँ पर KH क्या है, हेनरी
स्थिरांक। क्या है? हेनरी स्थिरांक। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे या समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का क्या अनुप्रयोग है उसके बारे में जानेंगे हम। जैसा कि अभी हमने आपको बताया हेनरी का नियम क्या होता है, और अब हम जानेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, आप सब लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं। कोई बच्चा 100 में 99 लेकर आता है, कोई फेल हो जाता है, कोई 50 लेकर आता है। जानते हैं इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्योंकि कोई बच्चा किताब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है, कोई सिर्फ पढ़ता है और कोई सिर्फ एक बार देख लेता है। वही हेनरी का नियम सब पे लागू होता है कि आप जितना अधिक या जितना अच्छे से किताब को पढ़ोगे, जितना अधिक पढ़ाई करोगे, उतना अच्छा आपका नंबर आएगा। यानी कि जितनी अच्छी आप पढ़ाई करोगे उतना ही अच्छा आपका क्या आएगा? नंबर। यदि ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो नंबर ज़्यादा आएगा, और यदि कम पढ़ाई करोगे तो नंबर कम आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में हम बात करेंगे। पहला अनुप्रयोग क्या है? अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। आंशिक दाब क्या है? दाब तो सबको पता होगा, प्रेशर। पर आंशिक दाब क्या होता है? जो दाब की अपेक्षा कम लगे। आंशिक दाब, जो दाब की अपेक्षा कम लगे, उसको क्या बोलते हैं? आंशिक दाब। या फिर जैसे प्रेशर होना चाहिए 100 एटमॉस्फेयर, 100 एटीएम का प्रेशर होना चाहिए, लेकिन जो प्रेशर है हमारा वो 80 एटीएम है या 85 या 90 एटीएम है, तो उसको बोलेंगे आंशिक दाब। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों या आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आरोहक का मतलब पर्वतों पर चढ़ने वाले के रुधिर में जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जानते हैं इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? जैसे जैसे ये मान लीजिए पर्वत हैं, ये आप हैं, मान लीजिए आप ही चढ़ रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जो वायुमंडलीय दाब है वो आप पे बढ़ता जाएगा, और जब वायुमंडलीय दाब आप पर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जो गैस का आंशिक दाब है वो घटना शुरू हो जाएगा, और आपके ब्लड में या आपके रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम घुल पाएगी, जिससे आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो जाएगी, और कमजोरी या कमी महसूस होने से आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है सेनाक्सिया, और आप वहाँ से नीचे आ जाएंगे। जा कहाँ रहे थे? ऊपर, और आ कहाँ गए? नीचे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस की आपके ब्लड में मात्रा कम हो गई और आपको बीमारी हो गई सेनाक्सिया। ठीक है, ये है हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग। अब हम देखते हैं हेनरी के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का दूसरा अनुप्रयोग क्या है? शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर, ये भैया CO2 होना चाहिए, लेकिन गलती से मिसप्रिंट होकर 202 लिख दिया है। की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होगी, जब कोल्ड ड्रिंक कभी पीने जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने मंगाई, जब इसको खोला जाता है तो थोड़ी सी आवाज़ आपको जरूर सुनाई पड़ती होगी। या फिर ये बोतल बहुत हार्ड बनाई जाती है, जिसका रीज़न क्या है कि जब इसमें कोल्ड ड्रिंक को भरा जाता है, प्रेशर को खूब बढ़ा दिया जाता है, और प्रेशर को इसलिए बढ़ा दिया जाता है क्योंकि जो गैस की विलेयता है वो भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। किसने बताया था हमको? हेनरी ने।
तो गैसों को, यानी जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली गई है उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए इसको, या फिर इसलिए इसको मजबूत बनाया जाता है कि कहीं बोतल फट ना जाए। जब ऊपर से प्रेशर लगाया जाए, जब बोतल पे प्रेशर लगाया जाए तो बोतल फट ना जाए, इसलिए कांच की बोतलों को और अधिक मजबूत बनाया जाता है या फिर बहुत अधिक मोटा बनाया जाता है। दूसरा, आपने पार्टी करने के लिए या बहुत सारे कामों के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लाते हैं, कभी सेक करते हैं और सेक करने के बाद उसको ओपन कर दीजिए, सारी कोल्ड ड्रिंक्स बाहर आ जाती है। जानते हैं रीजन क्या है? रीजन यही है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर देके घोला गया था और जब आपने सेक किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड द्रव से जो गैस थी वो ऊपर आने लगी और साथ में जो उसके द्रव मटेरियल था यानी जो कोल्ड ड्रिंक था वो भी बाहर आने लगा। तो हेनरी के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है कि शीतल पेय पदार्थों जैसे कि सोडा वाटर तो आप जानते होंगे, सोडा वाटर में दो चीजें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। इसमें भी इस H2O में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर देके भरा जाता है क्योंकि इसकी विलेयता बढ़ जाए, और जब विलेयता बढ़ जाती है तो उसके लिए प्रेशर भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको विलेयता बढ़ानी है तो प्रेशर लगाना पड़ेगा, और अगर प्रेशर लगाएंगे तो गैस के मोलन्स भी बढ़ जाएंगे। जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में घोला जा सकता है गैसों की विलेयता को बढ़ाकर या गैसों के दाब को बढ़ाकर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर है हेनरी के नियम की सीमाएं। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, यूपी बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण नियम है परंतु यह केवल तभी लागू होता है जब दाब अधिक ना हो। दाब अधिक ना हो मतलब जो प्रेशर है वो क्या हो, कम हो। ताप बहुत कम ना हो मतलब जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पे काम नहीं चलने वाला। कम से कम जो टेम्परेचर है वो 10 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, मतलब ना तो बहुत ही कम होना चाहिए और ना ही टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। तीसरा क्या है, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो मतलब मैंने अभी आपको एक चीज लिखवाई थी या एक चीज बताई थी, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक क्या है? अवशोषण गुणांक ये बताता है कि किसी भी गैस की विलेयता किसी भी द्रव पदार्थ में कितनी है। यदि अवशोषण गुणांक का मान बढ़ता चला जाएगा तो गैस की द्रव में विलेयता भी बढ़ती चली जाएगी। गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। अब बहुत कम विलेय होगा, इसके लिए अवशोषण का मान बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अवशोषण गुणांक का मान बढ़ेगा विलेयता भी बढ़ती चली जाएगी। चौथा क्या है हमारा, गैस का आणविक होना चाहिए। यहां पर गैस का आणविक अवस्था द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो। गैस की आणविक अवस्था द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, आणविक अवस्था का मतलब क्या है कि जो गैस है जब वो अणु के रूप में परिवर्तित हो तो उसकी जो द्रव और गैस की अवस्थाएं हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, समान। ठीक है, अब ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप 4 चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं तो मैंने बताया कि यूपी बोर्ड के लिए और प्लस अदर एग्जाम्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है हेनरी का नियम क्या है, फिर हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए या फिर हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा पाएँ। हम अपनी बात को आप तक बहुत सरल शब्दों में या फिर बहुत आसान शब्दों में पहुंचा पाएँ। हम चाहते हैं कि हम हर बच्चे तक पहुंच पाएँ और आपकी जो छोटी छोटी कमियां हैं उन्हें दूर कर पाएँ, लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त।